हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं, डिटेल्ड इंडियन हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी एंड नेट प्रोस्पेक्टिव। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि आखिर वो चीज़ है क्या। इसी तरह हम देखें व्हाट इज़ हिस्ट्री, आखिर इतिहास है क्या। अगर हम सबसे सिंपल डेफिनेशन में देखें तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास अतीत का अध्ययन है। लेकिन हम हर घटना को तो इतिहास कह नहीं सकते, किसी भी किस्से कहानियों को इतिहास नहीं कह सकते। इसलिए इतिहास को लिखने के कुछ पैमाने निश्चित किए हैं। जैसे इतिहास को आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज के आधार पर ही लिखा जाता है। हिस्ट्री शब्द का उद्भव ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है रिसर्च या अनुसंधान। काफ़ी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री काफ़ी हार्ड लगती है, उन्हें घटनाएं नाम याद नहीं रहते हैं। हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि हम उसे एक क्रोनोलॉजी में देखें, एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें। इससे हमें चीज़ें आसानी से याद रह जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस क्वेश्चन को देखें, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरियंस इन क्रोनोनिकल ऑर्डर। निम्न इतिहासकारों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें आप पाएंगे मेगस्थनीज, अलबेरुनी, बर्नी और अबुल फजल को। अब हर किसी इतिहासकार की डेट याद नहीं रह सकती कि उसका जन्म कब हुआ, आखिर वो मरा कब। इसलिए हमारा पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका ये होगा कि हमें उसका टाइम पीरियड पता हो। जैसे मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, तो ये सबसे पहले आएगा। दूसरा अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में आया था, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा था, दिल्ली सल्तनत उसके बाद में हुआ था, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर बाद में अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, ये अकबर के टाइम पे था, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से हम एक सिलसिलेवार तरीके से देखें कि हाँ पहले क्या घटना हुई, उस वक्त कौन कौन इतिहासकार मौजूद थे, कौन कौन व्यक्ति मौजूद थे, उसके बाद हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, हमें हर चीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मौर्य साम्राज्य का नाम आते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक स्थित था। अब हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखते हैं। जिस प्रकार कानून किसी भी घटना को स्वीकार करने से पहले साक्ष्य मांगता है, उसी तरह इतिहास भी हमसे हर घटना का सबूत मांगता है कि हम किस बिना पर ये चीज़ कह रहे हैं, आखिर हमारे पास इसके क्या साक्ष्य हैं। मेनली हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आइए हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो सोर्स आते हैं जिनका हमारे पास फिजिकल एविडेंस मौजूद है। जैसे आपके बिल्डिंग्स हो गई, सील्स हो गए, कॉइन्स, मोनूमेंट्स, पोट्री, पेंटिंग्स, टूल्स, ज्वेलरी, बोन्स, मेटल्स एटसेट्रा। अब आप चित्र में देखेंगे तो पाएंगे ये लाल किला है, इससे हमें मुगल साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ये जनता की पेंटिंग्स हैं, इससे हमें उस समय की चित्रकला के बारे में पता चलता है। ये हड़प्पाई मृदबांध है, इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग किस तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे। अंत में एक कुषाणकालीन सिक्के हैं। सिक्के किसी भी साम्राज्य को समझने के लिए काफ़ी आवश्यक है। जैसे आप इन सिक्कों पर देखेंगे तस्वीरें बनी है, ये राजाओं की तस्वीरें होती थी जो उन्हें जारी करते थे, तो इससे हमें उन्हें जारी करने वाले राजाओं के बारे में पता चलता है। और इन सिक्कों की गुणवत्ता जांच करके हमें उस समय के आर्थिक हालातों का भी पता चलता है कि उस समय कितने प्योर सिक्के जारी किए जाते थे, कितने सोने के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए आदि। अब हम लिटरेरी सोर्सेज को देखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में ऐसे सोर्सेज आते हैं जो भी हमारे पास रिटर्न फॉर्म या फिर लिखित रूप में उपलब्ध हैं। मुख्यतः लिटरेरी सोर्सेज को तीन भागों में बांटा गया है, रिलीजियस धार्मिक, सेक्युलर धर्मेतर, थर्ड आता है फॉरेन अकाउंट्स यानी विदेशी विवरण। इनके बारे में हम विस्तार से बाद में इनके समय काल में जानेंगे, लेकिन फिर भी हम इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। धार्मिक साहित्य में आप देखेंगे वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में हमें मुख्यतः धार्मिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इतिहासकार इन धार्मिक ग्रंथों में से भी इतिहास के काम की चीज़ें निकाल लेते हैं। जैसे उस समय क्या रीति रिवाज मौजूद थे, क्या परंपराएं मौजूद थी, उस समय का समाज कैसा था, समाज में क्या क्या प्रथाएं प्रचलित थी आदि। धर्मेतर ग्रंथ धर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं और इनमें हमें ज़्यादा इतिहास देखने को मिलता है। जैसे आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखेंगे कि इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है कि उस समय किस तरह का प्रशासन था, किस तरह की राजनीतिक हालात थे, किस तरह के आर्थिक हालात थे, जनता से कितना कर लिया जाता था आदि।
इसके अलावा अन्य धर्मेतर ग्रंथों में आप देखेंगे पाणिनि का अष्टाध्यायी, कलन का राजतरंगिणी, इसमें आपको कश्मीर का इतिहास देखने को मिलेगा, कामंदक का नीतिसार, अश्वघोष का बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें आपको मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा विदेशी विवरण भी हमारे इतिहास को समझने के लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इसमें हमें एक अलग नज़रिए से इतिहास को देखने को मिलता है। इसमें जैसे आप देखेंगे टेसियस, हेरोडोटस और मेगस्थनीज, ये तीनों यूनानी इतिहासकार थे और इनके विवरणों में भी हमें भारत के बारे में या भारतीय इतिहास के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये तीनों चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म को समझने या फिर बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने आदि के लिए भारत में आए थे। लेकिन इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में भी हमें भारतीय समाज का या फिर तत्कालीन शासकों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद भारत में अरबी आक्रमण हुआ। उसके बाद अनेक अरबी लेखक भी भारत में आए, जैसे अल बरूनी हो गया, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि। इन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। हम मानव इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट पे आता है प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, दूसरे पे आता है प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड पे आता है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री ऐसा समय काल है जिस समय हमारे पास कोई भी साहित्यिक स्रोत मौजूद नहीं है। हमें मुख्यतः इस पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। एक लंबा मानव इतिहास इसी काल के अंतर्गत आता है। दूसरे पर आता है प्रोटो हिस्ट्री। इसमें ऐसा इतिहास आता है जिसमें हमारे पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, और इस इतिहास को जानने के लिए भी हमें मुख्यतः आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। ये भारत के संदर्भ में मुख्यतः देखा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि ऐसी कौन सी भारतीय सभ्यता रही है जो इस इतिहास के अंतर्गत आती है। इसके बाद थर्ड पर आता है हिस्ट्री। भारतीय संदर्भ में हिस्ट्री का उदय वैदिक काल में हुआ, जब वैदिक साहित्य की रचना हुई। उसके बाद से हम साहित्यिक और आर्कियोलॉजिकल दोनों के आधार पर भारतीय इतिहास लिख सकते हैं। अब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ या पृथ्वी पर जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले सूर्य के चारों ओर घूम रहे चट्टानों से पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके बाद 360 करोड़ पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर पहली दफ़ा जीवन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ये एक कोशिका वाले जीव थे जो समुद्र में पाए गए। इसके बाद 50 करोड़ साल पहले मछली, पौधे और जलचरों का विकास हुआ। इसके बाद 30 करोड़ वर्ष पूर्व रेंगने वाले जानवर आए, जैसे सांप आदि। 23 करोड़ वर्ष पहले हमें डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, लेकिन ये 6 करोड़ वर्ष पहले तक आते आते लुप्त हो गए और मैमल्स या स्तनधारी जानवरों का उदय हुआ। 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदर का उद्भव हुआ और इनसे ही विकसित होकर मनुष्य का निर्माण हुआ। अब हम मनुष्य के विकास को देखते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के विकास को सही क्रम में रखें या फिर सही क्रोनोलॉजी में दिखाएं, इसलिए हमें इसे समझना आवश्यक है। अगर आप तारीख भी याद ना रखें तो बस सही क्रम को ही याद रखने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का उद्भव सबसे पहले हुआ, फिर उनसे होमो हेबिलिस का उदय हुआ। इन्हें होमो हेबिलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने औजार बनाने की कला जान ली थी। इसके बाद जब मनुष्य ने सीधा खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया तो उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। होमो इरेक्टस की 2 शाखाएं बनी, एक में निएंडरथल मानव का जन्म हुआ और दूसरे में होमो सेपियंस का उदय हुआ। लेकिन निएंडरथल मानव होमो सेपियंस के आगे कमज़ोर था, इसलिए 40,000 वर्ष पूर्व तक आते आते वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। आज के जो हम मानव हैं उन्हें होमो सेपियंस सेपियंस की संज्ञा दी गई है और ये होमो सेपियंस का ही एक शाखा है। इसके अलावा भी अन्य कई शाखाएं हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये ही हैं। अब हम मनुष्य के उद्भव से जुड़ी कुछ मिथोलॉजी या मिथ्याओं का अध्ययन करते हैं। जेम्स हुसैन ने बाइबर का अध्ययन किया और ये बताया कि 23 अक्टूबर 404 ईसा पूर्व में मनुष्य का जन्म हुआ। इसके अलावा अगर हम हिंदू ग्रंथों में देखें तो हम पाएंगे कि हिंदू ग्रंथों में ये बताया गया है कि जल प्लावन के बाद मनु सबसे पहले आए और उन्हीं से ही मानव समाज का उदय हुआ। लेकिन हम इन ग्रंथों के आधार पर तो ये नहीं मान सकते, हमें इसके लिए साक्ष्य चाहिए और हमारे पास इस समय काल से भी पहले के हड्डियों के अवशेष, औजारों के अवशेष आदि मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी जीवन मौजूद था। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि BC AD ये क्या होते हैं, तो अब हम इस कैलेंडर एरा को देख लेते हैं। मुख्यतः पहले BC और AD का यूज होता था। BC यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जीवन से पहले।
एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जीवन के बाद। लेकिन हम किसी धर्म के आधार पर तो एरा को नहीं बांट सकते, इसलिए बाद के इतिहासकारों द्वारा BCE यानी बिफोर द कॉमन एरा और CE यानी कि कॉमन एरा यानी कि कॉमन एरा के बाद, यानी कि ईसा मसीह के बर्थ को एक कॉमन एरा मान लिया गया और उससे पहले के समय काल को एक अलग भाग में बांटा गया और उसके बाद के समय काल को CE के रूप में बांटा गया। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल व्यू में एक BP यानी बिफोर प्रेजेंट कैलेंडर भी काफ़ी प्रचलित है और BP के लिए 1950 को एक समय काल चुन लिया गया है और उससे पहले के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे कोई घटना अगर 1900 में हुई है तो हम उसे मानेंगे 50 BP। इसको और अच्छे समझने के लिए हम ये तालिका देख सकते हैं। इसमें आप पाएंगे कि इसे एक ईसा मसीह का जन्म मान लिया गया या फिर इसे एक कॉमन एरा मान लिया गया है। इससे पहले की सारी घटनाएं BC या BCE में आती है और इसके बाद की सारी घटनाएं AD या CE में आती है, जैसे 500 BC, 1000 BC और इसके बाद 500 AD या CE, 1000 AD या CE। और जो BP है बिफोर प्रेजेंट, इसको एक 1950 AD निश्चित मान लिया गया है और उससे पहले हम इसे देखते हैं। इसी तरह भारतीय संदर्भ में भी कुछ कैलेंडर प्रचलित थे, जैसे आप देखेंगे कि गुप्ता कैलेंडर था, ये 318 या 319 CE में चालू हुआ। विक्रम संवत ये 56 BC में चालू हुआ। इसके बाद शक संवत ये 78 CE में चालू हुआ। तो इस प्रकार भारत में भी कुछ कैलेंडर मौजूद थे, लेकिन जो सबसे कॉमन कैलेंडर है वो हमारा BCE और CE वाला है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि भारत का नेशनल संवत कौन सा है, कौन से कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पैलियोलिथिक या पुरापाषाण काल देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगला वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।